नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर संविधान का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व संबंधी आपको प्रश्न आज देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, यूपी और करंट अफेयर भी तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया है पहले प्रश्न का। कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार अर्थात आपके जो मूल अधिकार होते हैं ये आपके हो जाएंगे कौन से। तो बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेके 35। 12 से लेके 35 तक आपके क्या हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो बालकों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद आपका है कौन सा? तो सी नंबर आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका जो 24 अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि घर के अंदर अगर माँ पिता हैं वो किसी प्रकार का काम करा रहे हैं तो ये शोषण के अंतर्गत नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना जो सिद्धांत था, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना का जो प्रतिपादन किया गया था वो किस मुकदमे में किया गया था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। टीओ का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, मेहनत से बना रहे हैं और मेहनत मतलब यही है कि एग्जाम के समय जो भी हम प्रश्न लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण ही प्रश्न होंगे। वहां से आपको प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। चलिए जवाब दीजिए। यह आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब 4 का बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, ये आपका होता है। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत आपके सभी मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि आपके उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अर्थात उसका रक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो आपको पता है कि पहले मौलिक अधिकार आपके 7 हुआ करते थे, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हुए हैं। तो इनमें से 7वां मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, इसको कह सकते हैं कब हटाया गया। इसे हटाया गया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। 1978 में जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत आपके जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर कह सकते हैं विधिक अधिकार में आपको रख दिया गया था, कानूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। संविधान के किस जो प्रावधान था जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, छुआछूत का उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया, ये आपका कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17। और याद रखिएगा कि किसी प्रकार का आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका अनुच्छेद 21 कभी भी नष्ट नहीं होता है। साथ में कभी कभी ऑप्शन आपका 20 भी होता है, तो 20 और 21 आपके कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। किस अधिकार को हटाया गया है? 7 का जवाब दीजिए। 7 का जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, ये आपका है संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके लिए समान यहाँ पर कानून होगा। यहाँ पर सी नंबर अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में सबके लिए समान आपका कह सकते हैं कानून होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम जो कि अनुच्छेद 23 है,
सही है, क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 में आपका प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर मानव है अर्थात 23 को भी है, सिर्फ बालक होता तो आपका 24 होता। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो आपका 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी सही है। और अगला है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो याद रखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद आपका 30 होता है, ना कि 31। तो ये 31 है क्या? तो 31 में जो आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वही संपत्ति को हटाया गया था अनुच्छेद 31 से। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारी के जो संरक्षक होता है कौन होता है? यहाँ पर 10 का जवाब ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो भाई संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार है ये आपका वैधानिक अधिकार है। कैसा है भाई? ऑप्शन राइट आपका बी आपका वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किस में होता है? आपका कूट शब्द दिया है, और आपके समानता का अधिकार होता है 14 से लेके आपके 18 तक। तो यहाँ पर एक तो आपको ये मिल रहा है और एक आपको ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो इसका अनुसार मतलब हो जाएगा 2, 3, 4। देखते हैं कोई जवाब है 2, 3, 4। तो ऑप्शन राइट आपका सी 2, 3, 4 आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला आपका पॉइंट आपका दिया गया है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिबंध, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 29 है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये जो आपका है अनुच्छेद 30 में होता है। तो इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत में अगर विदेशी नागरिक है तो वो किस बात का दावा नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार आपके विदेशियों को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? 15 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और जो आपके सिख लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने की जो परमिशन मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखो अभी हमने वही प्रश्न बताया, और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी अनुच्छेद 25 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको कोट दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उपाधियों का निषेध कुछ प्रकार से देख सकते हैं, हाँ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किस प्रकार से मिलान करें 17 में, तो कह सकते हैं कि जो आपका उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किया गया है आपके तीसरे से, ये आपका 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, और कह सकते हैं तो अच्छा इसको अगर ना लगाएं तो इसको पहले देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका 21 का में है। फिर आपके अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 26 नंबर आपका है, 26 नंबर, तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, और यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो इसका आपका ये हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन राइट आपका देखो डी नंबर आपका मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके है ये आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है, आपके अनुच्छेद 19 से लेके आपके 22 तक। ठीक है, तो जवाब 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर अनुच्छेद 19 से 21 तक। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भाई शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपके ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या होगा 20 में।
तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जो प्रदान की गई है वो की गई है किसमें, तो अनुच्छेद ऑप्शन राइट आपका बी, बिल्कुल सही जवाब है। मस्त तैयारी हो गई है आपकी। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर गैर नागरिक अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार आपका कौन है 22 में, तो देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं दी गई है, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की दी गई है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों नहीं है 23 में, तो यहाँ पर आपका जवाब 23 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखो यहाँ पर 22 नंबर, 22 में आपको कन्फ्यूजन होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और यहाँ भी दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपका है संवैधानिक निराकरण का, तो ये आपका यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न आपका है, लेकिन यहाँ पर गलत किया गया है। तो मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रश्न के अनुसार जवाब सटीक देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा आपका मूल अधिकार होता है। ये आपका कौन सा है 24 में, तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट डी नंबर, अनुच्छेद जो आपका दिया है 32। अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका 6वां मूल अधिकार है। तो ये आप कह सकते हैं अनुच्छेद 32 होता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ये आपकी संविधान की आत्मा है। वैसे आपका प्रस्तावना होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। साथ में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको टेस्ट लगाना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि वस्तुनिष्ठ अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। अर्थात जो आपकी नीति निर्देशक तत्व आए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से प्रेरित है भाई। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी, आपके आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से भैया, तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो देखिए मौलिक अधिकार में उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके प्रति बोल सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ऐसा नहीं है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है, तो ये तो अधिकार है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपकी सरकार ने ये बोल दिया कि हम आपके गांव में हैंडपाइप या कह सकते हैं नलकूप लगवाएंगे और नहीं लगवाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यही अंतर होता है आपके मूल अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व में। ओके, अर्थात तो आपके जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं आपके अवाध्य योग होते हैं। ठीक है, अवाध्य योग अर्थात बोलने योग्य नहीं होते हैं। तो इसका आपका 22 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, 22 दूसरे का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सरकार के राज्यों को अंश नहीं है और यहाँ पर नीति निर्देशक प्रवृत्ति नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्ति मतलब वही बोलने वाला। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद है कौन सा, यहाँ पर 3 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, आपका अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं। अगर आपको हम पर विश्वास है तो आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हम वो मैटर लाते हैं जो मैटर करंट का होता है और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो ग्राम पंचायत के लिए आपका कौन सा होता है? 4 का जवाब दीजिए भाई। 4 का जवाब ऑप्शन राइट आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी आपका अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपका यह अनुच्छेद कौन सा है? 5 का जवाब दीजिए। 5 का जवाब आपका होगा आपका ए नंबर अनुच्छेद 51। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। 6 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका देख सकते हैं। ये आपके आता है किसके? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है किसके अंतर्गत? यहाँ पर आपका अनुच्छेद 7 का जवाब आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 43 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात जो आपके हाईएस्ट परिवार के होते हैं, लोएस्ट परिवार के जो बीच का डिफरेंस है उसको एक समान कर देना ही आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। आपकी कोई भी सरकार होती है वो बोलती है हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे या समानता करेंगे, अर्थात जो बहुत हाईएस्ट लोग हैं उनको लो में ले जाना और लो को हाई में ले जाना, यही होती है कल्याणकारी। और ये जो आपको मिलेगा आपके कह सकते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व आपका कौन है भाई? यहाँ पर 9 का जवाब 9 का जवाब ऑप्शन राइट आपका ये समान नागरिक संहिता। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो आपका है ये आपका है समान नागरिक संहिता, अर्थात यहाँ पर जो कानून है सबके लिए बराबर कानून है। ठीक है, और ये सिर्फ आपके एक राज्य में है, वह राज्य है आपका गोवा। तो आपके एक समान नागरिक संहिता जो आपके लागू है वो आपके कहाँ पर लागू है? आपके गोवा में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और यहाँ पर आपका देखते हैं कि अनुच्छेद है और आपका विषय है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अनुच्छेद 40 है किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो आपका है वो आपके काम करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन हो गया, ए भी सही है, अर्थात 1 से 1 2 3 4 अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, बताइए भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और समान कार्य के लिए समान वेतन जो आपका होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, ये जो आपका है किसमें? ये है आपकी ऑप्शन राइट आपका बी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 39 होता है। ठीक है, अगला है कि भारत में से कौन राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मिलित नहीं है, ये आपका किस में है? तो यहाँ पर 12 का जवाब आपका हो जाएगा मध्य का, काम का, समान कार्य हेतु, सूचना का अधिकार। तो याद रखिए सूचना का अधिकार आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके मौलिक अधिकारों में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आपकी कहाँ से कहाँ तक हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? राज्य के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था? 14 का जवाब 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, ये आपके थे केटी शाह। ठीक है, केटी शाह नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको जो कि हैं आपके मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए, ये जो आपके शामिल किए गए ये आपके किसकी संस्तुति पर?
ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के आपके संस्तुति पर आपके शामिल किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो कि 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, अर्थात मूल कर्तव्य पहले आपके संविधान में नहीं था, ये एडिट किया गया और 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना, अनुच्छेद कह सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है 51 के ए में शामिल किया गया। और ये जो आपका आता है ये भाग 4 के का में आता है, ठीक है, भाग 4 के का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया है। समझ में आ गया ना। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके सोवियत रूस से, अर्थात रूस से। ठीक है, समझ में आया कुछ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण ये जो आपका है ये अनुच्छेद 51 के आपके का में सम्मिलित है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है याद रखिए वर्तमान में कितनी है आपकी, तो आपकी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य, देखो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, तो पहले 10 थे। ये 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो जो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावकों को विद्यालय तो पहुंचाया जाएगा लेकिन इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बात इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। अभी हमने बताया मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो 1976 में शामिल किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने एक पॉइंट बताया और उसी में आपको मिल गए। 5 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में। समझ में आया। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने एक क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। हमने बताया था मौलिक कर्तव्य जो आपके थे किस में आपके हैं, तो भाग 4 के का में हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे भी इजी लगेगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है ये पूछा है। देखते हैं, कह रहा है भाग 2 नागरिकता है, ठीक है, भाग 3 मूल अधिकार है, ये भी सही है, भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व हैं और भाग 5 दिया है मूल कर्तव्य। तो देखिए भाग 5 में दिया है आपका जो राष्ट्रपति हैं, ये तो आपके नहीं है, मतलब कह सकते हैं केंद्र जो आपकी है वो भाग 5 में आता है। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 4 के फर्स्ट में आता है, 4 के का में आता है ना। तो गलत कौन है, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको मिलेंगे। ठीक है, धांसू आपका टेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर है और एक बार पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधित कुछ पॉइंट आपके हैं उसको पढ़ लिए, फिर पूरा टेस्ट आप कंप्लीट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति आपके हैं वो भाग 5 में आपके होते हैं कि कौन से में, भाग 5 के अंतर्गत आपके आते हैं भारत की संघ। ठीक है, और अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक के जो आर्टिकल होंगे वो राष्ट्रपति से संबंधित आपके होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र जो होती है वो आपकी उम्र बनने के लिए आपकी कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया और पागल ना हो। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। हाँ, और एक पॉइंट और समझ लीजिए इनसे तो पूरा टेस्ट आपका इजी हो जाएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात समर्थन होना अनिवार्य होता है। बस इतने समझ लो, अब जो मिलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं जो निर्धारित करता है वो आपका आर्टिकल कौन सा है। यहाँ पर आर्टिकल आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, और ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब सभी का लगभग सही आ चुका है, अनुच्छेद 57। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद जो 57 है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का अगर कोई पद रिक्त है उसे भर जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर,
तो आपके 6 माह के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद संभालेगा वो भारत का कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। चलिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक करिए भाई। आप लोग कसम खा लीजिए कि अगर हमको इस वीडियो को देखना है तो ये भी कसम खा लीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। इतना अच्छा आज कंसेप्ट मिला है और इतने अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा दिया है, तो एक लाइक तो बनता है सर के लिए, बनता है ना, बनता है। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, पहले सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कमेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान के एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा है भाई, और ये सीरियल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम आपका सही होगा, कौन सा क्रम आपका नहीं होगा। ये सीरियल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे आपके स्कोर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और चौथे जो कि कार्यवाहक बने थे वो वीवी गिर थे, है ना। तो 5 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा वीवी गिर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वीवी गिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, देख लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है और ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है जो उनके अंडर में नहीं आता है। 6 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आपका बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये हटा नहीं सकते हैं, बल्कि महाभियोग प्रक्रिया अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 हिस्से द्वारा, अर्थात लोकसभा पारित कर दे 2/3 सीटें और 2/3 अगर राज्यसभा पारित कर दें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हट सकते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी जो होती है वो आपकी किस पे होती है, आपके चुनाव आयोग में होता है जो मुख्य होते हैं, वही आपके राष्ट्रपति पर होती है, वही आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर होती है, यही प्रक्रिया महान्यायवादी पर भी होती है। कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया, संसद की 2/3 पारित होना अनिवार्य है, अलग अलग आप कह सकते हैं इस सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया ना। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में आपका कौन जाना जाता है यहाँ पर। 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिए, राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन है, ये दार्शनिक राजा थे, दार्शनिक शासक थे। ठीक है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, या कह सकते हैं लगभग 40 साल इन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और राधाकृष्णन ने एक बार भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, साथ में इसके बाद आपके राष्ट्रपति का भी पद इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो अध्यादेश जारी करना, ठीक है, मतलब कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जो 6 माह वाला होता है ना, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अकस्मात अगर उनको बुलाना पड़े तो वो 6 सप्ताह के अंतर, ठीक है, होना अनिवार्य है, जो कि आर्टिकल आपका हो जाता है आपका अनुच्छेद 123। ये रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यादेश 123। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। अर्थात याद समझिए कि जो विधेयक है संसद में प्रस्तुत किया है, मतलब समझिए विधेयक और अधिनियम है क्या, विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है। विधेयक मतलब होता है जब किसी चीज को प्रस्तावित करने के लिए ले जाते हैं उनके पास कि सिग्नेचर कर दो भैया, लेकिन सिग्नेचर अगर पास नहीं हुआ तो वो विधेयक बनकर ही रह जाता है, और अगर सिग्नेचर बन गया, सिग्नेचर हो गए तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है,
कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये क्रिया जो आपकी कहलाती है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। समझ में आ गया ना? जब राष्ट्रपति फाइनली सिग्नेचर कर दे तब मानो कि ये विधेयक पास हो गया है और ये अधिनियम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है ये आपके एकल हस्तांतरणीय मति द्वारा, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न से मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, शपथ ग्रहण किया था, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये थे जस्टिस ए हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस ए हिदायतुल्लाह थे जो कि 5वें और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था आपके 1969 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनमें से कौन कौन सम्मिलित यहाँ पर शामिल होते हैं और कौन नहीं शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव में जो शामिल होते हैं वो आपके होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर राज्य की जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो पावर बोला जाता है? तो जेबी वीटो पावर का प्रयोग इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे आपके? यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल चला था 1982 से 1987 के बीच। ठीक है, 1982 से 87 के बीच ज्ञानी जैल सिंह जो कि 10वें नंबर के थे, ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। इनके ऊपर कह सकते हैं जेबी पावर जो कि आपका डाक विधेयक पारित नहीं हो पाया था, डाक विधेयक से संबंधित आपका विवाद था वहाँ पर। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो आपके कौन थे? वीटो शक्ति तो वही अभी आपका बताया कि भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक था इसमें यहाँ पर वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कहाँ से थे? तो आपके बिहार से थे, याद रखिएगा, बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं ये आपके कहाँ से? अभी हमने बताया था भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा, चाहे रोज लोकसभा से स्टार्ट करो चाहे राज्यसभा से, 2/3 अगर यहाँ से अगर पारित होते हैं, 2/3 यहाँ से, तो महाभियोग की प्रक्रिया लग गई। लेकिन इनको पहले आपके 14 दिन के लिए यहाँ पर दी जाती है मोहलत कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, है ना। तब क्या करते हैं ये दोनों मिलकर 1/4 सदस्य मिलकर इनको एक नोटिस देते हैं। अगर ये 14 दिन के अंदर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब 2/3 प्रक्रिया आपकी लगाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा से, और इसके बाद इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसद की किसी भी सदन से। हमने बताया कि लोकसभा से या राज्यसभा अर्थात किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति प्रदान है वो आपको किस आर्टिकल से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से शक्ति परामर्श अर्थात किसी बात में पूछने की जो इजाजत प्रदान होती है वो आर्टिकल आपका होता है आपका सी नंबर अनुच्छेद 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये क्वेश्चन आपके जो आया था या आपके
टेट एग्जाम में पूछा गया था। आहूत, बच्चों ने गलती किया था क्योंकि आहूत का मतलब नहीं था। आहूत मतलब होता है बुलाना, है ना। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर भारत के महान्यायाधीश की भी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो मिलान करने के लिए आ चुका है। अगर इनका काल अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनका होगा कार्यकाल। तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, ये आपका शासनकाल इनका था, वो आपका था कितना? 1974, ठीक है, 1900 यहाँ पर जो ये है 1974 से 77 तक, ठीक है। संजीव रेड्डी जो थे 1977 से आपके 82, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपके 67 से 69, और वीवी गिर जो थे वो आपके इतने में थे, ठीक है। थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका 21 का थर्ड नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है, कौन तैयार करता है? तो याद रखिए, संसद के लिए जो आपका राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण, निर्विरोध जिसे बोलते हैं, उनके निर्विरोध कोई ना हो, अर्थात पूरी तरीके से सर्वसम्मत से विजयी बने हों, ये एक आपके जो हैं वो आपके कौन? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। कौन थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे। ये 1977 से 1982 तक इनका आपका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया है? अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है और ये अधिकार जो है वो है एकमात्र आपके राष्ट्रपति को, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, अगर आप राष्ट्रपति, आज आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, 35 वर्ष है नहीं है, देखिए 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। याद रखिए, अगर राष्ट्रपति पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो या कोई मंत्री अनपढ़ हो, वो आपके कह सकते हैं नेता बन सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या है कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन 35 वर्ष पार कर गए हों, संसद में चुने जाने की योग्यता हो, देश के नागरिक हों, ये होती है। यहाँ पर एक पॉइंट समझिए भाई, ये पॉइंट आपको IAS लेवल में बताया जाएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के नागरिक होंगे तभी आपके राष्ट्रपति बनेंगे। साथ में अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है और अपने देश में आता है, अगर उसको नागरिकता प्रदान हो जाती है, ठीक है, तो भी उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मतलब समझे ना कि यहाँ की नागरिकता अगर प्राप्त कर लिया है, चाहे वो भले ही विदेश का हो, उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिसकी जन्मस्थली अमेरिका में ही है, ठीक है, उसी को ही राष्ट्रपति बनाया सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी किसी देश का दूसरा व्यक्ति जाए और नागरिकता प्रदान करके यहाँ की नागरिकता ले ले। या IAS में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? 26 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ये गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? इसका जवाब आप सभी लोग बताएंगे। मिसाइल मैन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर भारत की जो भी स्पेस जो इस समय वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े कह सकते हैं कि यहाँ पर कारनामे दिखा दे रहे हैं, इनकी उत्पत्ति जो है इन्होंने किया था, तो 27 का भी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, निर्वाचन आयोग जो होता है वो किसी भी प्रकार का चुनाव में अगर दिक्कत होती है तो करता है, लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो उसे चुनाव आयोग नहीं देखता है, उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय देखती है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, याद रखिएगा, ठीक है, ये इनको और ये इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा, ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति हैं उनको कार्यावधि से पहले भी हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया हमने अभी बता दिया है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो संसद में अभी बताया था अध्यादेश जो कि 143 में संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अचानक अगर बुलाना है तो 143 के तहत 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो आपकी बैठक शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, तो भारत की कार्यपालिका अर्थात संघ की कार्यपालिका का जो आपका अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो आपका कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अगर लगा देता कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री हो जाते, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं लगाया है तो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग जो कि एक पाप है, पाप जैसा होता है, क्योंकि अभी तक किसी पर ये प्रक्रिया कह सकते किसी को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, इसे पाप समझा जाता है, ठीक है, बदनाम हो जाता है जैसे, उसी प्रकार है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो याद रखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। इसमें कौन? लोकसभा और राज्यसभा के संसदों के सदस्य सदस्य चुने जाते हैं और इसमें सभी सदस्य सभी होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्य आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात वोट दे सकते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? प्यारा क्वेश्चन। निम्न से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदन या सदस्य नहीं होता है? 36 का सी हो जाएगा राज्यसभा। देख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्षता यही करते हैं, ठीक है। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, तो जवाब हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो ये रहे आपके यहाँ पर कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका गलत था, उसको हमने यहाँ पर सही करके डी आपका बना दिया है। ये आंसर की भी है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सभी को पसंद आया होगा, आई होप। ये हमारी पॉलिटी है, पढ़ाई करिए मन लगाकर, किताबों से पढ़िए, तभी सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।